नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की दिलचस्प होती सियासत की। वहीं बात होगी बुलंदशहर में दीपावली पास आते ही कुम्हारों के चौक की धार की। साथ ही बात होगी उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर गरमाई सियासत की। और देखिए पूर्व पीएम चंद्रशेखर के जिला बलिया की पुलिस का कारनामा। चलिए चलते हैं विस्तार में। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। समाजवादी पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिलता है तो समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होगी। 2024 में हुए लोकसभा में सपा कांग्रेस की जोड़ी ने भाजपा की रणनीति पर पानी फेरने के साथ ही बड़ा उलटफेर भी किया था। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसके चलते भाजपा की चुनावी गणित बदल गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने जहां एक और 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उपचुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी संविधान, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। इसी मुद्दे के साथ वह लोकसभा चुनाव मैदान में थी, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और घमंड को लोकसभा चुनाव में तोड़ा है। भाजपा की ताकत कम हुई है, कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में दूसरे सभी दल जितने भी चुनाव लड़ना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन हो, वो बिखराव की स्थिति में है। बसपा या दूसरे दल कहीं कोई चुनौती पेश नहीं कर रहे हैं। जनता इस बात को जानती है, समझती है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटा सकती है। इसलिए उपचुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, जनता वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच चल रही है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहती है, वहीं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं आया। देखिए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन ताकतवर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएगा भाजपा। और अपने लोगों का मतलब उनसे मेरा अपना मतलब जो इंडिया गठबंधन के जो भी पार्ट हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उपचुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान है कि संगठनात्मक रूप से पहले से ही चुनाव की तैयारी हो गई है। उपचुनाव के मैदान में हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली से वापसी के बाद या देर रात तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल गया है और समाजवादी पार्टी की बैसाखी के बिना उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती है। और इस हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसका भरपूर अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ 18 रैलियां होंगी। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा पर 2-2 रैलियां करेंगे। सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में उपचुनाव की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी विरोधी पार्टी को मात देने के लिए हर चाल आजमा रही हैं। अब देखना होगा कि शह और मात के इस खेल में बाजी कौन मारता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उप विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां समाजवादी पार्टी अब पूरी 9 की 9 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब जो है दूरियां बना ली है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बार जो है इस चुनाव से दूरी बनाएगी। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 15 सीटें मांगी हैं, उनमें से अब जो है क्या 2 या 3 सीटों में ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से दूरी बनाएगी और 2027 में फिर से तैयारी बना करके फिर से मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस सिर्फ समर्थन करेगी और समर्थन के साथ में कोई भी अपना उम्मीदवार मैदान पर नहीं उतारेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी दोनों ही पार्टियों की तरफ से चले आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में मैदान पर नहीं उतरेगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। दीपों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर घर दीप जले और जमकर आतिशबाजी की जाती है। जनपद बुलंदशहर में दीपावली पास आते ही कुम्हार अपने चाक की धार को तेज कर देते हैं। वहीं बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तनों का काम बहुत अधिक तादाद में किया जाता है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने बर्तनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि त्योहारों को आते ही तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और सभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को त्योहारों से काफी उम्मीदें होती हैं। देखिए रिपोर्ट। दीपावली पास आते ही जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से जाकर बातचीत की, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि हम लोग दीपावली से काफी समय पहले से मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, जिससे तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बना सकें। हालांकि दीपावली के त्योहार पर सबसे ज्यादा बिक्री दियाली, करवे, कुल्हड़, पूजा करने वाले चिरागों की अधिक बिक्री होती है, इसलिए हमको काफी समय पहले दीपावली की तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिससे कि दीपावली आते ही हम लोग मिट्टी के बर्तनों को कंप्लीट करके बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो हम लोगों को चिंता सता रही है, जो रेडीमेड मिट्टी के बर्तन बने आ रहे हैं, उनकी वजह से हम लोगों की दुकानदारी कम हो पाती है और इसके कारण हमको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जनपद में काफी तादाद में मिट्टी के बर्तनों का कारोबार किया जा रहा है और यह मिट्टी के कारोबार करने वाले लोग अपने इसी काम पर निर्भर रहते हैं, जबकि अन्य जनपदों के लोग भी बुलंदशहर से मिट्टी के बर्तनों को खरीद कर ले जाते हैं और इसी के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। हालांकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का यह भी कहना है कि महंगाई की मार भी लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही है। महंगाई के कारण भी लोग कम खरीदारी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिट्टी बहुत महंगी मिलती है तो हमको उसी हिसाब से बर्तन बेचने पड़ते हैं और जो मशीनें के द्वारा बर्तन तैयार करते हैं वह सस्ते दामों पर लोगों को बेच देते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। अब दीपावली आने से पहले ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार ने अपना चाक की धार को तेज कर दिया है, जिससे दीपावली के समय तक भरपूर मात्रा में मिट्टी के बर्तन तैयार किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है दीपावली पर दीपक, लक्ष्मी पूजन वाले बड़े चिराग, करवे, कुल्हड़ की होती है, जिसमें कि लोग अपने घरों की छत के ऊपर दीपक जलाने के दौरान सजाते हैं। अब देखना यह होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के लिए दीपावली पर कितना लाभ होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? यही दोनों जने हम यही काम करते हैं। ये थक जाते हैं तो फिर मैं चलाने लगूं और ये थक बनाते हैं तो फिर मैं बनाने लग जाती हूँ जब ये थक जाते हैं तो। अच्छा, मिट्टी के आप लोग बर्तन बनाते हो? हम बर्तन ही बनाते हैं, खेती नहीं, क्यारी नहीं, गरीब आदमी। अच्छा, जिस तरह से अब दीपावली की आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो,
तैयारी कर रहे हैं। तो ये डाई वाले जो हैं इन्होंने तो हमारी मिट्टी कूट रखी है, हमारे तो बिक ही नहीं रहे। 100 पे दुनिया मर रही है और उसमें 2 पैसा का भी स्वाद नहीं है। हमारे बर्तनों में स्वाद आता है। कोई भी चाय पी के देखो, दही खा के देखो, और डाई वालों ने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। अब हम गरीब आदमी हैं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से पेट पालन करें। क्या काम करते हैं दादा? मिट्टी का काम करते हैं। अच्छा दादा, जिस तरह से आप लोगों ने चाक अब की धार तेज कर दी है, तो किस चीज़ की तैयारी करी जा रही है? अभी दीपावली की तैयारी करी जा रही है, दीपलों की तैयारी हो रही है जी। कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं आप लोग? हम घड़े बनाते हैं, सकोरे बनाते हैं, सरैया बनाते हैं, कुलवा बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं और दीपला बनाते ही हैं जी। करुए बनाते हैं, मलसा बनाते हैं, दिए बनाते हैं जी। हर तरह की चीज़ बनाते हैं मिट्टी के हम। अच्छा, देखा जा रहा है समय दीपावली का कुछ शेष बचा है अभी, और उससे पहले तैयारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? किस तरह की तैयारी चल रही है? खूब अच्छी तैयारी चल रही है, बढ़िया करके तैयारी कर रहे हैं। इस पे उम्मीद रख रहे हैं हम दीपावली की, इसके दीपलों से ही नहीं जी। तो इससे हमें कुछ मिले नहीं, और महंगाई इस तरीके से बढ़ती जा रही है, और ये जो मशीन के जो ये चल रहे हैं, इनके वजह से जो हमें कुछ दुर्घटना दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छे तरीक़े से हमारा काम जो चल नहीं पा रहा है, मतलब आपको। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को चिंता सता रही है कि हम लोगों के जो बर्तन हैं अगर नहीं बिके तो परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए हमको यही उम्मीद है कि हम लोगों के जो मिट्टी के बर्तन बने हैं वह पूरी तरह से बिक जाएं, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कुछ लोग इसी के उर्फ पर निर्भर हैं। एक परिवार तो ऐसा है जो पति पत्नी मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने भी अपनी बात बताई और कहा, हमको दीपावली से उम्मीद है कि अब की बार हम लोगों की दीपावली अच्छी बनेगी। जनपद बुलंदशहर मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है और काफी तादाद में मिट्टी के बर्तनों का कारोबार भी किया जाता है। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और बात करते हैं दीपावली की तैयारियों को लेकर। और दीपावली की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाती है तो दीपावली पर सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है और जो मिट्टी के बर्तनों की होती है, जिसमें दीवलाओं की भी बिक्री होती है, करुआओं की बिक्री होती है, और लगातार अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ जो दीवला हैं और उनकी ज़्यादा बिक्री होती है। और देखिए, हम अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं ऐसे क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ की जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जनपद बुलंदशहर मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। और देखिए, मैं इस एक ऐसे घर पर मौजूद हूँ जहाँ की जो पति पत्नी है दोनों ही मिलकर चाक चला रहे हैं, और चाक चलाने के साथ साथ मिट्टी के जो बर्तन हैं, दीवला हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और तैयार करने के साथ साथ जो दीपावली की तैयारी की जा रही है, तैयारी के देखिए ये जिस तरह से चाक चलाया जा रहा है, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। चाक चलाने के साथ साथ ये दीवला बना रहे हैं, और दीवला बनाने के जो तैयारियां दीपावली की वो पूरी तरह से तेजी पे, और कहते हैं कि जो चाक की जो धार है वो अब इस वक्त तेज हो चुकी है। और देखिए, लगातार जिस तरह से पति पत्नी दोनों यहाँ दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या जो दीपावली की को लेकर क्या इनके मन में विचार हैं। क्या नाम है दादा? हीरालाल। अच्छा दादा, किस चीज़ के बर्तन बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं दीपावली के दीपले बना रहे हैं। अच्छा, दीपावली की तैयारी चल रही है? हाँ जी। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत जोर तोड़ से चल रही है, लेकिन ऐसा है कि ये जो डाई के जो बर्तन हैं, इन्होंने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। हमारा पिछली साल भी माल नहीं बिका था, और अब की साल भी हमें दिख रहा है कि हमारा माल नहीं बिक पाएगा, और माल नहीं बिक पाएगा तो हम बच्चों का गुजारा नहीं कर सकें अपनों के, नहीं जी। शादी हैं, संबंध हैं, कुछ घर मकान भी बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम? पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, तो कुछ नहीं कर सकते हम, नहीं जी। अच्छा, आप पति पत्नी दोनों बनाते हैं बर्तन? दोनों बनाते हैं जी। कभी मैं बना लेता हूँ, कभी ये चला लेती चाक, कभी मैं चला लेता हूँ, नहीं। कभी मैं दीपले काट लेता हूँ, कभी ये काट लेती है, नहीं। अच्छा, देखा जा रहा है अब दीपावली के कुछ ही समय बचा है, तो आपने भी अपने चाक की धार को तेज कर दिया है? हाँ जी, हमने जो है चाक की धार को खूब तेज कर दिया, रात दिन बना रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या करें बताओ आपको, तो माल किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है दीपावली पे? हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा माल बिक जाए, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये डाई के जो बर्तन हैं, इन दिख रहा है कि हमारा माल नहीं बिक पाएगा। माल नहीं बिक पाएगा तो बच्चों का गुजारा कहाँ से करेंगे हम? अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो इन्होंने अपने चाक की जो धार तेज की है और दीपावली की तैयारियां पूरी जोर तोड़ से कर दी हैं, उसको लेकर इनको भी दीपावली से काफ़ी उम्मीद है कि उनकी जो मिट्टी के जो बर्तन तैयार किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बिक जाएं, और नहीं बिक पाते तो उनका ये सिर्फ यही कहना है इन लोगों का कि आखिरकार परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अब इनकी जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो दीपावली के ऊपर है कि आखिरकार दुकानदारी किस तरह की होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त तय है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं चिंता में हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य में मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद कल यानी कि बुधवार को समाप्त हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार बार बार अध्यादेश ला रही है, जिससे लोगों में डर बना रहे और भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिल सके। उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। दरअसल मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। अध्यादेश की मियाद खत्म होने से प्रदेश की 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी, जिसके बाद सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बस्तियों को खाली कराना होगा। साथ ही प्रभावितों का पुनर्वास भी करना होगा। हालांकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। मैं ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी अभी, और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं। वोट जब अभी हमने सिद्धू वाला यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। सरकार आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई 12 में तो 16 में हमने कानून बना दिया, समिति बनाई और कानून बना दिया। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन हमने कानून बनाया क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हमने बाकायदा पट्टे देने शुरू करे, हमने बाकायदा मालिकाना हक के पट्टे देने शुरू किए। आप सरकार में आए, आपने सरकार में आते ही इस तरह का प्रपंच रचा कि हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया। उसके बाद आपने उसकी आड़ में डर दिखाया। डर दिखाने के बाद जब हमने आवाज उठाई तो आप अध्यादेश लेके आ गए, 1 बार 2 बार और अब तीसरी बार ला रहे हो। भैया कानून बनाओ, जिनको हटाना है, जिनको जरूरी है आवश्यक हटाना, खतरे की जद में है, तो आप उनको हटाने के लिए पुनर्वास की नीति बना दो, एक पुनर्वास की योजना बना दो, और जो रहेंगे उनके लिए विकास की योजना बनाओ, उनको पट्टे दो। उनको आप कई लोग इसमें समझते हैं कि इनको मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रदेश के 63 नगर निकायों में हुए सर्वे में 582 मलिन बस्तियां पाई गई, जिनकी कुल संख्या 7,71,585 थी, जबकि इनमें मकानों की संख्या 1,53,174 सामने आई थी। वहीं 37% बस्तियां नदी और नालों के किनारे बसी हुई हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले इन मलिन बस्तियों पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही। निकाय चुनाव को लेकर के सरकार न पहले गंभीर थी, न अब गंभीर नजर आ रही है। केवल बयानबाजी हो रही है। अगर सरकार चुनाव कराने वाली होती तो साल भर पहले निकायों के चुनाव करा देती। 3 बार तो माननीय हाई कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रदेश सरकार दाखिल कर चुकी है, और अब मलिन बस्तियों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे, उनके आशियाने छीनने का काम कर रहे थे। अब सर्वे करा करके सरकार जो बात कर रही है केवल मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार की मंशा वही है। टनकपुर में लगातार आप देखिए कि रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। 70
साल से वो लोग वहाँ पर टैक्स भरने का काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा सरकार जो भी बात करती है वो उस पर गंभीर रहती नहीं है। जनता भी अब भाजपा का चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस का काम है केवल लोगों को भड़काना और छोटी मानसिकता का अपना परिचय देना। तो मुझे लगता है कि जो भी मलिन बस्तियों के हित में होगा वो प्रदेश की सरकार करेगी और करती भी चली आ रही है। तो क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है ये मामला, और बहुत जल्दी इसमें जो है निर्णय लेने का काम सरकार करेगी। तो और बैठक भी है अभी कैबिनेट में, इसमें क्या निर्णय होता है अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ मलिन बस्तियों के ऊपर राजनीति करनी होती है और इसीलिए गलत बयानबाजी करके वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मलिन बस्तियों के हित में जो भी होगा सरकार वही निर्णय लेने का काम करेगी। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मलिन बस्तियों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। युवा तुर्क की पहचान बनाकर देश के सत्ता शीर्ष पर पहुंचने वाले पूर्व पीएम चंद्रशेखर के जिला बलिया की पुलिस का कारनामा प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकता है। भाजपा नेतृत्व भले ही इंडिया गठबंधन की पीडीए थीम की धार कुंद करना चाहता है, इसी भरोसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष व सूबे की सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं के गले में पीला अंगोछा डालकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए थानों में जाकर मजलूमों की आवाज को उठाने की नसीहत देते नहीं थक रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा भी पूर्व बसपा नेता राम उछल राजभर खास सहमत रखते हैं। कलाकार राजनीति प्रतिस्पर्धा के बीच जनाधार वाले नेताओं से शह पाए करीब गए 1 सैकड़ा राजभर समाज के लोग नाबालिग से रेप मामले के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने बलिया जा धमके। रवि राजभर व आदित्य राजभर की अगुवाई जिले के पुलिस कप्तान से उनके कार्यालय पहुंचकर न्याय के गुहार लगाने पहुंचने वालों को पुलिस ने न सिर्फ बांध कर पीटा, बल्कि राजभर बरादरी के 44 लोगों को नामजद कर 60 अज्ञात के खिलाफ आरोपी बनाए जाने का तोहफा भी भेंट किया। देखिए रिपोर्ट। राजभर समाज के लोग पकड़ी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचे थे। फरियाद लेकर पहुंचने वालों में जिले के अलावा वाराणसी, गाजीपुर व मऊ आदि आसपास जिले के लोग भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 1 सैकड़ा लोगों के साथ पहुंचने के बाद पुलिस कर्मियों ने कार्यालय का गेट बंद कर लिया और प्रदर्शनकारियों को पीटा भी। नहीं, पुलिस ने निषेधाज्ञा उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज परिसर के अंदर मौजूद रह गए। न्याय की मांग लेकर पहुंचने वालों को लाइन से ट्रक मंगाकर सभी को हिरासत में लेकर भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने किसी की गिरफ्तारी से इनकार करते हुए बताया कि दर्ज एफआईआर की तफ्तीश की जा रही है। पकड़ी थाना अंतर्गत एक हमारी 14 साल की बहन है, उसका एक रेप हुआ है। वहीं से हम लोग बनारस से चल के हम लोग आए हैं उस बहन की इंसाफ दिलाने के लिए। कहाँ पे आए थे आप लोग? हम लोग एसपी ऑफिस आए थे बलिया। क्या हुआ यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद यही हुआ कि प्रशासन लाठीचार्ज करने लगा। हम लोग का कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। एसपी कप्तान ऑफिस तो हम लोग करीबन 7-8 बार गार्जियन उनके आए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग अंदर हैं? अभी अंदर फिलहाल में 50 लोग अंदर हैं, बंद कर दिया गया। अच्छा, और कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग की संख्या, हम लोग बहन के लिए 100 लोग आए थे करीबन। अच्छा, तो किसके नेतृत्व में आए थे? हम लोग बनारस के, हम लोग के गार्जियन युवाओं के आन सान आदरणीय आदित्य राजभर जी, उन्हीं के हम लोग के। पकड़ी थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार की दोपहर कई लग्जरी वाहनों से 100 से अधिक लोग पुलिस कार्यालय पर पहुंचे। वाराणसी के रहने वाले आदित्य राजभर के नेतृत्व में पहुंची भीड़ में से कुछ लोग एसपी विक्रांत वीर से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। जिले में धारा 163 लागू होने के बावजूद इतनी भीड़ लेकर पहुंचने पर एसपी विक्रांत वीर नाराज हो गए। उन्होंने मातहतों को कार्रवाई का निर्देश दिए। आज थाना कोतवाली जनपद बलिया अंतर्गत पुलिस ऑफिस के प्रांगण में और उसके बाहर सड़क पर लगभग 100 से ऊपर की संख्या में लोगों ने आकर के वहां पे हंगामा काटा, सरकारी काम में बाधा डाला और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की है और उनके साथ गाली गलौज भी किया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि 44 नामजद हैं जिनको मौके से गिरफ्तार किया गया और 60 अज्ञात हैं
जांच में ये पाया जा रहा है कि ये सुनियोजित ढंग से जनपद बनारस से गाजीपुर होते हुए यहाँ आए थे लोग और सुनियोजित तरीके से इन्होंने यहाँ पर आकर के हंगामा किया है। इस पूरी प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। इसमें 2-3 नाम भी सामने आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आदित्य राजभर और रवि राजभर और अन्य लोग हैं, जिन्होंने की गाड़ियां हायर की हैं, बाउंसर्स हायर किए हैं, गनर हायर किए हैं। तो इन सब की भी गहराई से जांच की जा रही है। वहीं भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने कार्यालय के दोनों गेट बंद कर अंदर मौजूद लोगों को घेर कर हिरासत में ले लिया। वहीं बताया जाता है कि पुलिस ने अंदर मौजूद लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस लाइन की ट्रक मंगवाया तथा सभी को उसमें भरकर भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों में जिले के अलावा वाराणसी, गाजीपुर व मऊ के लोग भी शामिल। जनपद के रहने वालों को शांति भंग आशंका तथा गैर जनपद के आरोपियों को सरकारी कार में बाधा डालने व धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर चालान किया गया। पुलिस कार्यालय के सामने खड़ी 2 लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।